कक्षा 7वीं के सभी छात्रों का मैं भागवत कदम तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ छठा पृथ्वी से अग्नि तक इसके बारे में अधिकतम जानकारी लेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनका परिचय सबसे पहले जान लेंगे। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई। उनकी रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए उनको भारत रत्न सम्मान मिला। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। प्रस्तुत पाठ देखेंगे। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने अनुभव बता रहे हैं कि बालासोर में अंतरिम परीक्षण यानी कि फाइनल परीक्षण जो है उसका काम होने के लिए कम से कम 1 साल की देर है। और वो बता रहे हैं अपना अनुभव कि हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए पृथ्वी सैटेलाइट जब वो छोड़ रहे थे श्रीहरिकोटा से, तो उन्होंने क्या क्या सुविधाएं स्थापित की, उनका विवरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि इनमें एक लॉन्च पैड था, ब्लॉक हाउस था, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति यंत्र उसमें शामिल थे। ये पृथ्वी नाम का उपग्रह छोड़ते समय क्या क्या सुविधा थी, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना है, यानी कि एक युग बदलने वाली एक घटना रही थी। ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी, ऐसी युग परिवर्तन करने वाली घटना हुई थी। ये पृथ्वी प्रक्षेपण होने के बाद, पृथ्वी उपग्रह छोड़ने के बाद निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में पृथ्वी के उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। संसार के अनेक देश जो है, विश्व के अनेक देश जो है वो विचलित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भारत ने भी अब अपना सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में छोड़ा है। विकसित देशों को बिल्कुल विचलित कर दिया था, आश्चर्यचकित कर दिया था हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने। सामर्थ्यशाली नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। प्रणाली का अर्थ है यहाँ पर पद्धति। इस मिसाइल के आधार पर जो सुरक्षा पद्धति है उसने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में, एक गिने चुने राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या यह पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? सिर्फ पृथ्वी उपग्रह छोड़ना ही हमारे लिए पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अग्नि एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है, परियोजना का अर्थ है योजना, योजना का अर्थ है प्रोजेक्ट। अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और अग्नि दूसरा एक मिसाइल था, उसको भी अंतरिक्ष में छोड़ना था। तो 500 लोगों की टीम, 500 लोग जो वैज्ञानिक थे वो उसके ऊपर काम कर रहे थे। इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठन का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का परीक्षण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया था। यह एक अभूतपूर्व यानी कि एक अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि अंतरिक्ष प्रक्षेपण अगर करना है तो प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं।
प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब वो इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा, होल्ड यानी कि रोकने के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। उस दिन सभी वैज्ञानिकों को वो प्रक्षेपण रद्द करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं अपने सदस्यों से मिलने गया जो सदमे में और शौक की हालत में थे। यानी कि दुख हो गया था सबको कि प्रक्षेपण आज नहीं हो पाया। सबके मन जो है वो उदास हो गए थे। इसलिए उन सदस्यों को मिलने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए और उन्होंने कहा सभी सदस्यों को, मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि SLV-3 के जो अनुभव थे वो अनुभव मैंने अपने वैज्ञानिक मित्रों को बताए। मेरा प्रक्षेपण, उन्होंने इस शब्दों में बताया, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। 1-2 हफ्तों का काम है, वो सुधार कर आप इस मिसाइल को प्रक्षेपित कर सकते हैं। कुछ भी बिगड़ा नहीं है। ये हौसला जो है बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाला और उनको बिल्कुल उनमें एक स्फूर्ति भर दी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। और सारी की सारी टीम उन प्रणालियों की जांच या उन पद्धतियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर जुट गए। सब लोग काम करने लगे। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। फिर से एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि फिर से एक बार प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा क्योंकि होल्ड का संकेत दिखाई दे रहा था। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं। ये साधारण सी चीज़ है। कभी कभी उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और अक्सर अन्य देशों में भी ऐसा होता रहता है। मैंने DLRCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। वहाँ पर जो भी संगठन के जो भी सदस्य थे उनको मार्गदर्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया। उन्होंने कहा, बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने के ख़त्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। ऐसा विश्वास जो है सभी सदस्यों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब पहले तो तांत्रिक कारण थे जो यंत्र से संबंधित थे, लेकिन अब मौसम
की विपरीत परिस्थिति भी सामने आ रही थी, इसलिए वो प्रक्षेपण नहीं हो पा रहा था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपसे जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। वो जो तूफान जो है वो चक्रवात आ गया। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। तूफान के कारण, ज्वार के यानी कि तूफान के कारण लहरें जो है किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी वह सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। यानी कि इस बार सभी सदस्य जो है ये जो मिसाइल है वो मिसाइल छोड़ना चाहते थे, उपग्रह छोड़ना चाहते थे, सैटेलाइट छोड़ना चाहते थे। एक लंबी खामोशी, यानी कि सब शांत हो गए और शांति को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं, वहाँ पर रक्षा मंत्री भी मौजूद थे भारत के। उन्होंने कहा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे, यानी कि क्या भेंट चाहोगे तुम? ये अग्नि सैटेलाइट अगर सफल हुई तो क्या लोगे तुम, क्या भेंट लोगे? यह मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। ये मामूली सा जो प्रश्न है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को पूछा गया था और वो तत्काल जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने नहीं सोचा था इसके बारे में। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया। उन्होंने मन ही मन में प्रश्न पूछा कि कौन सी चीज़ मुझे खुशी दे सकती है, तो उनको जवाब मिल गया। हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है। देखो कितने महान विचार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के थे कि पेड़ ही ऐसे हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं और उनसे ही हम खुश हो सकते हैं। उन्होंने अपने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये जो पेड़ है, पेड़ ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, यानी कि अब वो प्रक्षेपण के लिए तैयार हो उठी, प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। उड़ान के जो भी मानदंड थे, जो भी प्रोसेस थी वो पूर्ण हुई। एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था यह अनुभव। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे, यानी कि 5 साल की कड़ी मेहनत उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाने के लिए की थी और आज 5 साल के बाद लॉन्च पैड पर वो सैटेलाइट लगाया हुआ था अग्नि। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। और उस अग्नि सैटेलाइट छोड़ने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो सफल हो गए। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको कुछ समस्या हो तो मुझसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।